गुड मॉर्निंग क्लास। अगेन वी आर हेयर विद दिस चैप्टर। तो हमारे इस चैप्टर में आज कुछ ही टॉपिक्स बचे हुए हैं, उसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर में आएंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग एसेलरेशन के बारे में, रिटार्डेशन और डी एसेलरेशन के बारे में पढ़े हुए थे। एक्चुअली रिटार्डेशन, डी एसेलरेशन, नेगेटिव एसेलरेशन सब एक ही चीज़ होता है, बट इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इस क्लास में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन देखेंगे और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन को एक्चुअली में हम लोग को दो पार्ट में पढ़ना है। एक हम लोग को एनालिटिकल मेथड पढ़ना है, यानी फार्मूलाज के थ्रू सीखेंगे, और दूसरा हम लोग उसको प्रूव करना सीखेंगे विद ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एनालिटिकल मेथड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बट हम लोग के लिए तो सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग को तो बहुत अच्छा स्कोर करना है ना। तो हम लोग को सारे चीज़ पढ़ना है। स्टार्टिंग में हम लोग ग्राफिकल मेथड में जाते हैं। ग्राफिकल मेथड में आपके पास क्या पढ़ना है, सो हमें देखें। सबसे पहला चीज़ ग्राफ को समझना है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं एंड वाई एक्सिस अदर क्वांटिटी के लिए करते हैं, जैसे डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, एसेलरेशन हो गया, ये सारा चीज़। सबसे पहला चीज़ हम लोग कांस्टेंट मोशन दिखाते हैं। कांस्टेंट मोशन, यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पे जो पार्टिकल था वो अपने जगह पे ही है, लेकिन हो क्या रहा है, टाइम तो कभी रुकता नहीं है, टाइम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। सो इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं कि जो मोशन है वो एक्चुअली में कांस्टेंट है, रुका हुआ है। ठीक है, तो कोई भी रुका हुआ मोशन को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं। दूसरा बात, ये जो लाइन है यानी इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। ये जो स्लोप है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है उसके आगे वाली क्वांटिटी को, यानी डिस्टेंस है तो फिर वेलोसिटी को दिखाएगा, डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी दिखाएगा। अगर ये वेलोसिटी होता तो ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सिचुएशन होता है। ऐसे इसके बारे में और डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे। अभी बस इतना से समझना है कि यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, जिसको हम लोग एस टी ग्राफ भी बोलते हैं, या तो हम लोग इसको डी टी ग्राफ बोलते हैं, या तो हम लोग इसको एक्स टी ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसमें जो हम लोग का वैल्यू आता है स्लोप का, दैट इज़ ये कि ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट हम लोग के पास आता है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे भी आप नोटिस कर सकते हो ये टाइम के साथ से डिस्टेंस भी इक्वली बढ़ रहा है। यहाँ जितना टाइम बढ़ा रहा है उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ रहा है कंटिन्यूसली। तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करता है। वही चीज़ यहाँ पे देखते हैं तो टाइम तो आपका बढ़ ही रहा है, बट जो ये क्या बोलते हैं डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट बोला जाए, ये या तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है या तो कम हो रहा है। ऐसा करके हम लोग बोल सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और ये शो कर रहा है कंटिन्यूसली घट रहा है। ठीक है, बट टाइम हर केस में बढ़ता रहेगा, उसका कोई बाउंडेशन नहीं होता है। फिर हम लोग आते हैं एसेलरेटेड मोशन एंड डी एसेलरेटेड मोशन, यानी रिटार्डेशन। हम लोग को पता है कि एसेलरेटेड मोशन में होता है क्या है कि वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ते रहता है। वही चीज़ रिटार्डेशन के साथ ठीक उल्टा होता है। रिटार्डेशन के साथ कंटिन्यूसली ये डिक्रीज़ करते रहता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होता है ये इनिशियल से ज़्यादा होता है, और इसमें ठीक उल्टा होता है। इसमें जो फाइनल वेलोसिटी होता है ये इनिशियल से कम होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग का ये रिप्रेजेंटेशन था। वही चीज़ हम लोग बात करते हैं कि जो जैसे कि हम आपको बताए थे कि हम लोग स्लोप के बारे में बात करें। तो जो ग्राफ होता है, ग्राफ से हम लोग कुछ कुछ क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले हम देख सकते हैं वीटी ग्राफ, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है ये रिप्रेजेंट करता है एसेलरेशन को। स्लोप का मतलब आप देखिए, जैसे कि हमको यहाँ पे बना हुआ है एक वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ में ये जो स्लोप है, ये लाइन जो है, ये हम लोग को एसेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये देखिए कि ये स्लोप जो है ये एसेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा। और वही चीज़ अगर हम लोग को देखें तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है, इसमें ये जो स्लोप है ये पर्टिकुलर एरिया कवर करता है। कैसे, अगर हम इतना तक रुका हुआ है तो हम इसको नीचे की ओर ले जाएं तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये ट्राइंगल की तरह दिख रहा है। अभी ये ट्राइंगल दिख रहा है, मे बी ये स्क्वायर या कोई भी रेक्टेंगल, कोई भी फिगर बन जाए कुछ इस तरीके का। आप देख सकते हो कि ये रेक्टेंगल बन गया या ट्रेपीजियम या कोई भी चीज़ बन जाए। तो उस फिगर का अगर हम एरिया कैलकुलेट कर लें तो वीटी ग्राफ में वो डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। वही चीज़ अगर मान लीजिए हम लोग एस टी ग्राफ यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो आपको वेलोसिटी दिखाएगा। और अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो कुछ नहीं निकलता है, मतलब कुछ नहीं निकलने वाला, मतलब लिटरली कुछ नहीं निकलने वाला।
उसके बाद वही एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका एरिया निकालने से वेलोसिटी निकलेगा, लेकिन अगर स्लोप निकाले तो फिर उसका कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिलता हम लोग को। इसको लर्न करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। इसको लर्न करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े हुए हैं। सबसे पहला चीज़ डिस्प्लेसमेंट पढ़े हैं, उसके बाद हम लोग वेलोसिटी पढ़े हैं, एंड उसके बाद हम लोग एक्सेलरेशन पढ़े हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखिए कि जब इस सीक्वेंस के अगर हम लोग राइट में जाते हैं, इस सीक्वेंस में हम लोग राइट मतलब कि नॉर्मल ऑर्डर में जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग को स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप निकालना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ, अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना है तो हम लोग स्लोप निकालेंगे। वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो हम लोग स्लोप निकालेंगे। वही ठीक उल्टा, यानी अगर हम लोग लेफ़्ट की ओर जाते हैं, लेफ़्ट की ओर जाने के लिए हम लोग को एरिया निकालना पड़ता है। एरिया यानी अगर एक्सेलरेशन से हम लोग वेलोसिटी निकालना चाहें तो हम लोग एरिया निकालेंगे, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो हम लोग एरिया निकालेंगे। ये सिचुएशन होता है। अब यहाँ पे इस लॉजिक के हिसाब से आप ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि हम लोग एस टी ग्राफ में एरिया क्यों नहीं निकाले एंड ए टी ग्राफ में हम लोग स्लोप क्यों नहीं निकाले। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे स्लोप निकालते हैं ए टी ग्राफ का तो इसके आगे तो कोई फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं। वही सेम चीज़ हम लोग देखें तो एक्स टी ग्राफ में अगर मान लीजिए हम लोग एरिया निकालते हैं तो इसके पीछे कुछ है ही नहीं। तो यही कारण क्या होता है कि हम लोग इसका कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं निकाल पाते हैं एरिया या स्लोप के हिसाब से। तो ये चीज़ आपको आगे काम आएगा, ऐसा ये चीज़ न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाते में बहुत अच्छी तरीके से होगा। दूसरा बात आता है हम लोग का इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग क्लास 11 में भी सेम टॉपिक को पूरी डिटेल में पढ़ना है। तो इसको आप देखिए बहुत अच्छी तरीके से। पहला इक्वेशन आपका आता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन आता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन आता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए ताकि आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत ना हो। पहले इससे पहले कि हम इसको प्रूव करें, हम लोग सबसे पहले एक ट्रिक बताते हैं आपको कि कभी भी इसको प्रूव करने के लिए आप इन चीज़ों पे मत ध्यान दीजिए कि क्या चीज़ हमारे पास है। आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ आप समझिए। जैसे पहला इक्वेशन में आपको दिख रहा होगा, v है, u है, a है, t है, बट यहाँ पे s नहीं है, यानी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट के नहीं है तो फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे। दूसरा, यहाँ पे s है, u है, t है, a है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे v नहीं है। सेकंड इक्वेशन में v नहीं है। तीसरा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे u है, v है, a है, s है, लेकिन यहाँ पे t नहीं है। तो कहने का मतलब क्या होता है, जब हम लोग को न्यूमेरिकल्स मिलता है तो हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन लिखने से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा क्वांटिटी का हमको ज़रूरत नहीं है। उससे फार्मूला लगाना बहुत ही आसान पड़ जाएगा। यही नहीं, इसका डेरिवेशन भी बहुत आसान पड़ जाएगा जब हम लोग को ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कौन सा क्वांटिटी हम लोग को नहीं यूज़ करना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग को ठीक से याद नहीं रहता है, हम लोग थोड़ा सा मैशअप हो जाता है हमारे ब्रेन में। तो हम लोग क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन की जगह थर्ड इक्वेशन प्रूफ करने के लिए बोला गया है सेकंड इक्वेशन, और हम प्रूफ कर देते हैं थर्ड इक्वेशन। तो ये गलती ना हो जाए हम लोग के लिए, इसीलिए हम लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं। तो पहला हम लोग एनालिटिकल मेथड से फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन प्रूफ करते हैं। पहला इक्वेशन हम लोग देखते हैं कैसे है। तो ये बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है और बहुत इजी तरीके से आपको याद हो जाएगा। पहला इक्वेशन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए इंटू टी। तो ए इंटू टी दिख रहा है इज इक्वल टू वी माइनस यू। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग u को इक्वल टू के इधर भेज देते हैं। सो u तो हमारा नेगेटिव था, इक्वल टू के इधर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन है। पहला इक्वेशन बहुत सिंपल तरीके से समझ में आया होगा आपको। दूसरा इक्वेशन कुछ इसी तरीके से है। यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। हम लोग जानते हैं ना, एवरेज स्पीड या स्पीड ही रखिए, इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। याद रखिए यहाँ पे एस स्पीड नहीं, एस डिस्प्लेसमेंट है, वी यहाँ पे स्पीड है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करें, स्पीड वेलोसिटी लगभग इस तरीके से।
तो एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करें तो एस इज इक्वल टू ए वी वी ए वी इंटू टाइम। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका फार्मूला होता है u प्लस वी बाई टू, यानी ये आपका एवरेज हो जाएगा इंटू टाइम। तो इस चीज़ में अब आगे कैसे हम लोग फर्दर प्रोसीड करें ये सोचना है आपको। यहाँ पे क्या होता है ना कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे कि सेकंड इक्वेशन में v नहीं होता है, आप देख सकते हो u है, t है, a है, लेकिन v है ही नहीं। तो हम इस v को हटाने का उपाय लगाते हैं। तो v को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, v को हटाने के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन। तो आप यहाँ पे देखिए कि इक्वेशन वन क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन वन को अप्लाई करते हैं इस जगह पे आप देख सकते हो v प्लस यू लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे इस जगह पे हम क्या करेंगे, इस जगह पे हम लोग v के जगह पे यूज़ करेंगे u प्लस ए टी। एंड पहले से यहाँ पे u प्रेजेंट है तो एक और u यहाँ पे आ जाएगा। एंड जैसा लिखा हुआ था वही चीज़ हम वापस डाल देते हैं, लाइकवाइज दिस। तो ये हम लोग का दिख रहा है कुछ इस तरीके का। तो हम इसको इस तरीके से लिख दिए, u प्लस यू टू यू हो जाएगा। एंड ये जो बाहर में t आपको दिख रहा है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग का वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाए टू यू टी और ए टी स्क्वायर, t पहले से था तो t इंटू टी टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम इस टू को बांट देते हैं इधर और इधर में, तो हम लोग का वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगा s इज इक्वल टू टू यू टी बाई टू, टू टू कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ पे वन बाई टू ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम लोग के पास जो इक्वेशन है वो कुछ फाइनली इस तरीके का दिखने को मिलेगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, जो कि हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आया होगा। आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो और बेटर तरीके से आपको याद हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन के लिए हम लोग को प्रूव करना है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये भी बिल्कुल पहले ही वाले इक्वेशन की तरह सॉल्व होगा, बस हम लोग को वही अपना मेथड अपना फंडा यूज़ करना है कि यहाँ पे टाइम हमें हटाना है। तो टाइम हटाने के लिए क्या उपाय करेंगे जरा हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं क्या कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस प्रूव करने के लिए एस इज इक्वल टू हम लोग एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम यूज़ करेंगे। सो एस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी में क्या सब डालेंगे, वही पुराना चीज़ v प्लस यू बाई टू इंटू टाइम, जो कि हम लोग का होता है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, क्या हम लोग बोल सकते हैं a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं क्योंकि हम लोग को तो टाइम चाहिए ही नहीं। तो टाइम हटाने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो हम लोग के पास बचेगा टाइम इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए। इसको हम लोग प्रूफ कर पुट कर देंगे अपने इक्वेशन में, मतलब यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे टाइम के जगह रिप्लेस करके v माइनस यू बाई ए लिख देते हैं, तो हम लोग का इक्वेशन कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाइड हो जाएगा, s इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू वी माइनस यू बाई ए। तो यहाँ पे देख सकते हो नीचे में मेरे पास टू है और a है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो टू ए एस आ जाएगा। और ऊपर में हमारे पास है v प्लस यू वी माइनस यू। आप मैथ्स में बहुत स्ट्रांग हो, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि a प्लस बी एंड a माइनस बी अगर हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या आता है। तो a प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला होता है एक्चुअली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इस तरीके से हम लोग चाहें तो बना सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, तो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी की जगह है v प्लस यू वी माइनस यू। तो हमारा फार्मूला फिर से बन जाएगा कुछ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सिस्टम है। अब क्या होता है, अब करना कुछ इस तरीके से है कि जैसे हम लोग पहले किए थे, u यहाँ नेगेटिव है इक्वल टू उधर से भेज देते तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ इस तरीके से हम लोग प्रूव किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफिकल मेथड से इसको प्रूव करना सीखेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है बट ग्राफिकली बहुत ही ज़्यादा, इससे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे इस टॉपिक पे। ओके देन, बाय।